बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाजरीन, आपको नए साल में खुशामदीद कहते हैं। 2023 शुरू हो चुका है और आज हम 2023 का पहला प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि 2023 के अंदर पाकिस्तान को किन बड़े चैलेंजेस का सामना है, और उसके साथ साथ हम पाकिस्तान के अंदर, चूंकि ये साल मुमकिन तौर पर तब्दीली का साल हो सकता है, इस साल के अंदर इंतखाबात भी हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को दहशत गर्दी के फ्रंट के ऊपर भी बहुत बड़ा चैलेंज का सामना है। वो फिर से सर उठा रही है और आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें जो हैं वो तय हुई हैं। और इकॉनमी पाकिस्तान का उससे बड़ा मसला है। इकॉनमी को लेकर के इस वक्त जितनी मुश्किलात पाकिस्तान को जिन उन सामना करना पड़ रहा है, उन मुश्किलात के सद्देबाब के लिए, उनको उन मुश्किलात से निकलने के लिए, उन मुश्किलात से पाकिस्तान को बाहर निकालने के लिए एक कौमी यकजहती की ज़रूरत है। क्या पाकिस्तान इस वक्त कौमी यकजहती जो है वो दिखाएगा? पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो हैं वो कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? मैं आपके सामने इस वक्त जो इकोनॉमी का मुख्तसर अहवाल है वो रखना चाहता हूं कि इस वक्त में IMF के पास जाना क्यों करके ज़रूरी है, और जो इसहाक डार साहब को लाया गया था वो इस वक्त क्यों करके नाकाम है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है नाजरीन कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रिजर्वायर्स जो हैं वो एक इंतहाई खतरनाक हद तक कम हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान के पास ऑफिशियली 5.8 बिलियन डॉलर मौजूद हैं, और जबकि उसमें से 3 अरब डॉलर सऊदी अरब के सॉफ्ट डिपॉजिट हैं और 2 अरब डॉलर चीन के सॉफ्ट डिपॉजिट हैं। पाकिस्तान ने उनको रोल ओवर करने की रिक्वेस्ट की है, लेकिन अभी तक वो रिक्वेस्ट भी मानी नहीं गई। IMF ने पाकिस्तान के साथ जो 9वां अपनी किस्त का जो एग्रीमेंट साइन करना था वो नवंबर 2022 के अंदर होना था, लेकिन फिर पाकिस्तान के अंदर सैलाब की वजह से पाकिस्तान उनकी शराइत के ऊपर अमल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मसाइल ने जन्म लिया, और जन्म लेते लेते मसाइल यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब पाकिस्तान के पास अपने रिजर्वायर्स भी नहीं हैं। तो अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अगर हम खुदा ना खास्ता अगर हमारा कहीं और से हमें कोई इकोनॉमिक इंजेक्शन नहीं लगता, कहीं से पैसे हमें नहीं मिलते, IMF भी हमारे साथ एग्रीमेंट में नहीं आता, तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है। और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त की सूरत हाल है, पाकिस्तान में पॉलिटिकली हम स्टेबल नहीं है। एक जमात है वो एक स्लोगन लेकर चल रही है कि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ। तो क्या मुल्क बचाने का यही वाहिद रास्ता है, या इसके अलावा भी कोई और रास्ते हैं? क्या कुछ पाकिस्तान के हल के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बेहतरी के लिए कोई इकदाम उठाए जा सकते हैं? इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज मैंने प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए दावत दी है। मैं बहुत मशहूर हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया है नदीम कुरैशी साहब ने, सीनियर रहनुमा। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन किया प्रोग्राम के अंदर। उनके साथ मुझे वीडियो लिंक पर ही ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आसिफ बाजवा साहब ने। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहना है, साबिक MP हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। मुझे वीडियो लिंक पर ही ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया। मैं आप मेहमानों की इजाज़त से नदीम कुरैशी साहब से आगाज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो नदीम कुरैशी साहब, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 2023 के अंदर पाकिस्तान के लिए बेहतरी लेके आए, आपकी अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लेकर आए। आपकी पार्टी जिन मकासद को लेकर चल रही है उसमें आप लोगों को कामयाबी हासिल हो, ये आपके लिए दुआ गो हैं। लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या मिल बैठकर कोई चीज़ें तय नहीं की जा सकती? ये आपको पता है कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी है। इकोनॉमी को लेकर के तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर नहीं आ सकते? सर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अरसलान साहब बहुत शुक्रिया आपका, और मेरी भी नेक तमन्नाएं आपके लिए, सच न्यूज के लिए, और अपने पार्टी देखने वालों के लिए, और बिलखुसूस अपने महबूब वतन पाकिस्तान के लिए। अल्लाह करे कि हम सब जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, जितने नहीं भी सुन रहे, वो सब लोग पाकिस्तान को तरक्की कर मस्बत और शानदार पाकिस्तान देखें। देखिए मैं आपको एक सर्च कर दूंगा। पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। ये कोई तजर्बागाह नहीं है कि यहाँ चंद लोगों की ख्वाहिशात पर इस मुल्क को तजर्बागाह के तौर पे कुछ लोगों के हवाले कर दिया जाए, और फिर कुछ अर्से के बाद कुछ दूसरे लोगों के हवाले कर दिया जाए। जी इसके हवाले कर पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का दस्तूर, पाकिस्तान का सारी चीजों का ताइन। कोई शक नहीं है कि मुआशी तौर पे जितनी जितने जितना खौफनाक सूरत हाल आज है, मैं मुल्की लेवल से हटकर जब किसी कॉमन मैन की बात करता हूँ, क्योंकि मैं
रुकन असेंबली हूँ, मैं आम आदमी का नुमाइंदा हूँ, और मैं अभी भी अपने लोगों में मौजूद हूँ। आपके प्रोग्राम से पहले मैं सुबह से कम 200 से 250 लोगों से मिल चुका हूँ। आप बिलीव करें, मैंने इतनी परेशानी, इतनी बेचैनी, इतनी बेरोजगारी, इतनी फ्रस्ट्रेशन लोगों में नहीं देखी। अभी भी वक्त है, अब बाब इख्तियार जो वो ताकतवर हल्के, वो फैसला साथ हल्के जो पाकिस्तान की सलामती के भी सामने है, जो पाकिस्तान की ताकत है। नदीम कुरैशी साहब, बदकिस्मती ये भी तो है सर कि पाकिस्तान को तजर्बागाह नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से सिलेक्शन होती आई है और उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी आप भी रहे हैं सर। देखिए, मैं इसको एक इल्जाम से ज्यादा अहमियत देता हूँ, क्योंकि जिस चीज का पाकिस्तान के लोगों को सबूत फराहम ना किया जा सके, वो एक इल्जाम ही होता है। मैं तो ये समझता हूँ पाकिस्तान के लोगों ने 2018 में ये दो जमाती जो जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम को ब्रेक किया और एक नई जमात को मौका दिया कि वो आए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करे। और इससे पेश रहे वो 40 सूत्रों में तादाद में रहे, जो आज भी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट में मौजूद है। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसने एक दिन दिया साढ़े में 1 से 1.5 साल कोविड का, और बाकी सब पोजीशन के नॉन मार्चेस, कभी बिलावल साहब का मार्च, कभी मरियम नवाज साहब का मार्च, कभी मौलाना साहब के मार्च, कभी एक मजहबी जमात 3-4 मार्चेस आई। ठीक तो हो मैं गया। समझता हूँ जब जब हमें कौम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया, और चले मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ, मान लेता हूँ जी, मैं आपकी बात बड़े गुजर के साथ मान लेता हूँ, चले जी कौम को फिर मौका देते ना सिलेक्शन को रिजेक्ट करने का। कौम ने 2023 में वोट करना था, तो ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी, ऐसा कौन सा कहमत टूट पड़ी थी, क्या आपको लोगों के जमीन खरीदने पड़े, हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ी, एक इम्पोर्टेड हुकूमत को मुल्क पर काबिज करवाना पड़ा, और फिर आप 9 महीने के हालात देख रहे। आप आम आदमी उस्मान साहब ये नहीं सुनेगा कि ये तहरीक इंसाफ ने किया है। आम आदमी तहरीक इंसाफ के दौर की चीजों से वाकिफ है। ठीक हो गया। आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी आपके साथ खड़ा है, और आपकी जो माजी की मिसाल है उसको आप सिर्फ एक इल्ज़ाम लेते हैं, इल्ज़ाम से ज़्यादा नहीं लेते। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और आसिफ बाजवा साहब के पास जाना चाहूँगा। आसिफ बाजवा साहब, सर मैं आता हूँ, बाजवा इमरान लड़ाई के ऊपर भी हम बात करते हैं और किसकी सिलेक्शन हुई किसकी नहीं हुई इसके ऊपर भी मैं आपका कमेंट लूँगा, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट इस वक्त का सबसे बड़ा मसला इकोनॉमी है। इसहाक डार साहब को लाया गया था कि इसहाक डार साहब आएंगे, मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालेंगे, लेकिन बदकिस्मती से हालात कंट्रोल में नहीं आ पा रहे सर। आप लोग नाकाम हो चुके हैं, आपकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है, आम आदमी के मसाइल हल नहीं कर पा रहे। नदीम कुरैशी साहब अपने पब्लिक ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, आप खुद भी लोगों के दरमियान रहते हैं। कौन अफोर्ड करेगा सर 600 रुपए किलो घी, कैसे 250 रुपए लीटर पेट्रोल अफोर्ड किया जा रहा है, कैसे जो है वो आटा पाकिस्तान में मिल ही नहीं रहा सर, बदकिस्मती से आपको बाहर से गंदम मंगवाना पड़ रही है। तो ये आम आदमी के मसाइल क्यों करके आप लोग हल नहीं कर पाए? आप लोगों के पास तो प्राइम मिनिस्टरशिप चौथी दफा आई है सर। बिस्मिल्लाह मुझे वक्त दिया। सर गुजारिश ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आपने जो बातें की हैं वो आपके करंट इश्यूज हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई का जो जेल है वो बिल्कुल अवाम को बिल्कुल काट रहा है, अवाम परेशान है महंगाई की वजह से। लेकिन मैं अर्ज करूं कि ये 3.25 साल तक पीटीए की गवर्नमेंट रही, और हम इनसे कहते रहे कि आप री इलेक्शन में जाएं, आप चूंकि सिलेक्टेड हैं, आप इलेक्टेड नहीं है। तो इमरान न्याजी साहब और उनकी कैबिनेट और उनके सारे स्पोक्स पर्सन यही कहते रहे कि हम एक दिन भी पहले इलेक्शन नहीं कराएंगे। शेख रशीद साहब पंजाबी में कहते थे कि इमरान न्याजी एक दिन भी कम नहीं कराएगा, और तुन के पंजाबी में कहते थे तुन के 5 साल पूरे करेगा। तो उसमें ये अब ये कहते हैं कि आप इलेक्शन करवाएं। भाई हम क्यों इलेक्शन करवाएं, हम किस लिए इलेक्शन करवाएं? क्या मैंडेट नहीं था? अगर आपको मैंडेट था तो क्या इस असेंबली को 5 साल पूरे करने का? सर मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाजरीन। सर बहुत शुक्रिया आपका। बाजवा साहब आप नदीम कुरैशी साहब का नुक्ता सुने समझें। वो कहते हैं मुल्क को मसाइल की दलदल से
निकालने के लिए इंतखाबात जरूरी हैं। साफ और शफाफ इंतखाबात हो जाएं ताकि जिनका मैंडेट बनता है वो आए और मसाइल हल करें। आपके साथ तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब सर मैं अर्ज करता हूँ, जो आप कम्युनिटी इसकी इकोनॉमी की बात करते हैं, तो जिस दिन नेशनल असेंबली का पहला सेशन हुआ और उसमें मियां शहबाज शरीफ साहब जो थे वो अपोजिशन लीडर मुंतखब हुए, तो उन्होंने सबसे कहा, सबसे पहले इनको ऑफर की, आए हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। लेकिन इमरान नियाज़ी साहब ने कहा कि मैं आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं, आपसे हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। अब देखें ना, जो जब इनको ये पता चला में तो बात कामयाब होने जा रही है, तो इन्होंने जो एमओयूज आईएमएफ के साथ किए थे उसके एडवर्स इन्होंने एक्शन दिया और पेट्रोल को बढ़ाने की बजाय इन्होंने कम कर दिया और डॉलर को जिस रेट पे लेके जाना था उसको भी वहां इन्होंने खड़े कर दिया। और इमरान नियाज़ी साहब इसका बात का भी इरादा कर चुके हैं कि सबसे पहले हम 7-8 माह तक लेट हो गए जब इनको गवर्नमेंट मिली, और वो कहते थे कि हमें बहुत जल्द आईएमएफ के पास जाना चाहिए था। जो आईएमएफ के साथ कंट्रैक्ट है या जो एमओयूज है वो अफराद के दरमियान नहीं है, वो स्टेट कर और उस इदारे के दरमियान है। तो हम ये जो गवर्नमेंट है, ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, ये पाबंद है उन एमओयूज की जो इन्होंने आईएमएफ के साथ किए, और हम पाबंद हैं उन कर्जों को वापस करने के जो इमरान नियाज़ी साहब ने 4.25 सालों में लिए। तो अगर इस वजह से हमें सख्त फैसले हमने किए, हमने सर आपने कर लिए, सर आपने कर लिए सख्त फैसले। आपने पेट्रोल भी बढ़ा दिया, 150 रुपए लीटर इमरान खान छोड़ के गए थे, आप उसको 250 रुपए तक लेके गए। गो कि अब उसको थोड़ा सा रिवर्स किया, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस कम हुई हैं तो आपने रिवर्स किया है। लेकिन ओवरऑल सर मामला संभाले नहीं जा रहे, आईएमएफ से डील नहीं कंफर्म हो सकी, जिसकी वजह से डिफॉल्ट का खतरा सर पे मंडला रहा है। सर सवाल ये है बुनियादी तौर पे। देखिए मैं अर्ज करता हूँ, लातादाद दफा जो जो हमारे मिनिस्टर है खजाना के, वो कह चुके मीडिया के ऊपर आके कि किसी भी सूरत पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा, हम डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन इमरान नियाज़ी साहब, देखिए मैं 2 बातें सिर्फ करूंगा सर। जब डिजास्टर आया, सैलाब आया, तो इमरान नियाज़ी साहब अपने जलसे कर रहे थे। इनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप जलसों को बंद करें और पूरी दुनिया को ये मैसेज आए कि पाकिस्तान डिजास्टर का शिकार है, और अंतोनियो गुतेरेस जो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल है वो भी तशरीफ लाए। लेकिन इमरान नियाज़ी साहब ने बावजूद रिक्वेस्ट के एक भी जलसा मुखर नहीं किया और पूरी दुनिया को ये तासर देने की कोशिश की कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, हम स्टेबल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जब आईएमएफ के साथ मीटिंग होने जा रही थी, तो इनके चीफ जो इनके वजीर खजाना पंजाब के थे और जो वजीर खजाना केपी के थे, उन्होंने जो तरीन साहब के साथ जो बातें तरीन साहब ने उन दोनों के साथ की वो भी रिकॉर्ड पे है। अब इस वक्त इमरान नियाज़ी साहब पूरी दुनिया को ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बात ना करें। ठीक हो गया, आपका नुक्ता आ गया। इमरान साहब तासुब देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आता हूं इसके ऊपर। ब्रिगेडियर साहब, सर एक तो सबसे पहले 2023 के लिए नए ख्वाहिशात सर, दूसरा सर पाकिस्तान के लिए जो बड़े चैलेंजेस हैं उनमें इकोनॉमी, टेररिज्म और फिर साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद, ये 2023 के चैलेंजेस हैं सर। आप क्या देख रहे हैं सर पाकिस्तान में 2023 के अंदर? हम उम्मीद करें कि साफ और शफाफ इंतखाबात हो सकेंगे? और चूंकि आपका एक्स बैकग्राउंड है आर्मी का, आप क्या समझते हैं जो न्यूट्रल रहने का फैसला किया गया था, अदारा उसके ऊपर खड़ा रहेगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरी नज़र में मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ आपके साथ कि इकोनॉमी बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जो हालात रहे हैं इस मुल्क के पिछले 10 साल में और जिस तरह की सूरत हाल डेवलप हुई है, कसूर जिसका भी हो, लेकिन हकीकत ये है कि अब हमारी कौमी यकजहती जो है उसमें कमजोरी नजर आती है और हमारी सियासत का अंदाज जो है वो कुछ इस किस्म का हो गया है जिससे मुल्क की तरक्की पे जद पड़ती है और तरक्की हो नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि हारने वाला कभी भी ये नहीं मानता कि मैं फेयर इलेक्शन हारा हूँ। आज भी आप इंतखाबात कराएंगे अगर इनके मुतालबे पर, तो जहाँ लोग जीतेंगे
वहां पर वो कहेंगे कि जी फेयर इलेक्शन हुआ है, और अगर हार गए खुदा न खास्ता तो फिर वो इलेक्शन उससे बड़ी धांधली तारीख में सिकंदर आजम के वक्त से लेकर आज तक हुई नहीं है। ये जो रवैया है हमारी जमहूरियत का, ये मुल्क के लिए खतरनाक है, और इसी रवैये की वजह से हम आज इस मुकाम पे खड़े हैं। हमारी इकोनॉमी भी ज़बूं है, और हमारी कौमी यकजहती जो है उसमें दरारें हैं, हमें टेररिज्म का खतरा है, सूरत हाल गंभीर है। लेकिन मैं मायूसी की तरफ जाना नहीं पसंद करूंगा। मेरा आज भी ईमान है कि पाकिस्तान जो है ये कायम रहने के लिए बना है, और पाकिस्तानी कौम में इतनी सख्त है कि ये इस ब्रिगेडियर साहब फिर हमें अभी से बैठ के कुछ चीजें तय नहीं कर लेनी चाहिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, उनको खुलेआम एतराज है। वो कहते हैं कि ये किसी एक जमात के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर वो काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर दूसरी जमात अगर अपने खदशात का इजहार करती है तो फिर हमें बैठकर चीजें तय करने की जरूरत नहीं है? देखिए, ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये इन्हीं की रिकमेंडेशन पे बने थे, और उस वक्त ये बहुत आबे जमजम में धुले हुए थे। इसी तरह जनरल बाजवा भी एक वक्त था कि आबे जमजम में ही धुले हुए थे, और फिर जब वो खिलाफ हुए, जब इख्तलाफात हुए, तो उनसे ज्यादा खराब इनके नजर में कोई अस्करी शख्सियत नहीं है तारीख के अंदर। तो ये जो रवैया है, आज आप एक नया इलेक्शन कमिश्नर बना दें, कल फिर एक पार्टी कहेगी कि इससे ज्यादा खराब आदमी नहीं है, हम इसके कराए हुए इलेक्शन को मानते ही नहीं है। नहीं पता लगा कि यानी ऐसा कोई प्रेसिडेंट सेट करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनिए कि इलेक्शन कमिश्नर एक आईनी ओहदा है, उसकी एक मियाद है, और आईनी ओहदा रखने वाली शख्सियत को इस तरह सरेआम बदनाम करना और उसके अंदर कीड़े निकालना और ये कहना कि इसको रिमूव करो तो हम इलेक्शन मानेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं कि इस किस्म के रवैये वाले लोग जो हैं आप रिमूव कर दें, आप नया इलेक्शन कमिश्नर ले आए, उसको आने से पहले हज करवा लें। अगर हारने वाला जो है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस का ये जो हमारा मौजूदा सियासी सेटअप है, ये हार नहीं मानेंगे। नहीं मानेगा, बिल्कुल ठीक हो गया। आपका आपका ब्रिगेड साहब नुक्ता आ गया। मुझे 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 नदीम कुरैशी साहब के पास जाना है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर नदीम कुरैशी साहब से जो है वो उनके सामने सवाल रखेंगे कि इस प्रेसिडेंट को क्यों करके सेट किया जाए जबकि आप इन्हीं के होते हुए इलेक्शन जीत भी रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाजरीन। नदीम कुरैशी साहब, सर गुजारिश ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर क्यों करके ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया जाए जबकि ये वही शख्सियत हैं जिनके नीचे आप इलेक्शन जीत रहे हैं, जिनके नीचे आप लोगों का मोमेंटम बिल्ड हुआ है सर, पॉपुलैरिटी ग्राफ ऊपर गया है। एक नुक्ता। दूसरा नुक्ता यह है सर कि आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर सियासत मुफादात की है, पाकिस्तान की बका के लिए सियासत नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान की सलामती के लिए सियासत नहीं कर रहे, पाकिस्तान आपकी तरजीहात में नहीं है। पाकिस्तान नहीं होगा तो आपकी सियासत का क्या फायदा सर? इस बात को भी आसिफ बाजवा साहब की इस बात को भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए जी, बाजवा साहब की तो जाती राय है, मैं तो इस पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। अगर बाजवा साहब ये बात नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? अगर पाकिस्तान इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरजीह नहीं है तो उन लोगों की तरजीह है जो पाकिस्तान में तो इक़्तिदार में रहते हैं और असासे बैरून मुल्क बनाते हैं। क्या पाकिस्तान उन लोगों की तरजीह है जो अपनी इन्वेस्टमेंट तो बैरून मुल्क करते हैं और दुनिया के इन्वेस्टर को कहते हैं पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें? क्या पाकिस्तान उन लोगों की तरजीह है जो जो इक़्तिदार के लिए यहाँ मौजूद होते हैं और उसके बाद वो लंदन और दुबई पाए जाते हैं? क्या पाकिस्तान उन लोगों की तरजीह है जिनके जो पाकिस्तान के वजीर खारजा हों और लोग उनके बारे में कॉलम लिखे कि जी आज वजीर खारजा पाकिस्तान इत्तेफाक से पाकिस्तान के दौरे पर भी तशरीफ लाए? तो बाजवा साहब तो ये बात कहेंगे, हमें जरूरत नहीं है इनसे सर्टिफिकेट देने की। पाकिस्तान के करोड़ों लोग अगर जिस शख्स को आज अपना रहबर और रहनुमा तस्लीम किए हुए हैं वो इमरान खान है। नहीं नहीं, नदीम कुरैशी साहब आपकी पहली दो बातें तो ठीक हैं, चले इनसे कहें कि ये पैसा अपना पाकिस्तान के अंदर लाते हैं, लेकिन वजीर खारजा का काम तो मुल्कों के दौरे करना ही है सर, ताल्लुकात बहाल करना ही है। अगर वो बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं तो काम करते आपको क्यों नहीं अच्छे लग रहे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये डूबता मुआशी तौर पे डूबता पठान होता, गरीब का भूख मरता मुल्क इनके दौरों के लिए, इनकी मौज मस्ती के लिए है।
कि कभी प्राइम मिनिस्टर साहब लंदन रहते हैं 8-8 दिन। ये मतलब दुनिया का अनोखा मुल्क है कि जिस मुल्क के फैसले लंदन में होते हैं और कोई पूछने वाला इनको नहीं है, चूंकि ये इनके खेलने के लिए बनाया है। ये बाबा जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना है, मतलब बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मुल्क इन चंद खानदानों के लिए बनाया था कि ये इसको क्रिकेट का स्टेडियम समझ के या मौज मस्ती करे, कि यहाँ इक़्तिदार की राजधानियों में विराजमान रहे और आम सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान, पख्तून वो भूख से मरे, गली कूचों में भूख से मरे। दूसरी बात मैं आपको कर्ज कर दूं, आपने कहा जी आप इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे इलेक्शन जीत रहे हैं। भाई हम इलेक्शन कमीशन की वजह से इलेक्शन जीत रहे हैं, हम इलेक्शन जीत रहे हैं पाकिस्तान की अवाम के वोटों से। इस इलेक्शन कमीशन ने तो जो दुनिया जहां सर वो धांधली, सर आप धांधली का इल्जाम लगाते हैं ना, वो धांधली तो नहीं कर रहे ना। वो धांधली की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ी धांधली क्या होगी कि 2 दिन पहले एक इस्लामाबाद का बाई इलेक्शन लोकल बॉडी इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए, जस्ट 1 डे बिफोर। इससे बड़ी धांधली और क्या होगी कि सर वो तो वफाकी हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं है, वो ना वसाइल फराहम ना करें तो इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है सर? जी जी जी, ये आप जैसे मासूम और भोले भाले तो ऐसा समझ सकते हैं। जो लोग सारी सूरत से वाकिफ है उनको पता है कि ये इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। दूसरी बात ये है कि किसी शख्स की अगर तारीफ की जाती है उसके अच्छे काम की, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनके किसी बुरे काम को भी तारीफ के जुमरे में रखा जाए। देखिए देखिए नदीम भाई एक फेयर आर्गुमेंट ये है कि मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, चेयरमैन नायब, साबिक चेयरमैन नायब जावेद इकबाल साहब के ऊपर शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 4 साल उनके साथ वक्त गुजारा। तो आपको अगर इनके ऊपर एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं सर, तो टाइम गुजारें सर, क्यों करके परेशान है? जब आपके साथ अवाम की ताकत खड़ी है तो कोई आपको नहीं हरा सकेगा इंशाल्लाह। आप चाहते हैं इस मुल्क में पेट्रोल 500 रुपए हो जाए, आप चाहते हैं या डॉलर 1000 रुपए का हो जाए, आप चाहते हैं रोटी 500 रुपए की हो जाए। नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता खानदान सर। और आपकी तरह के वो, तो आपकी तरह के वो एंकर जो 30-30, 40-40 लाख रुपए सैलरीज दे रहे हैं, उनके लिए तो सब तो मुश्किल नहीं है। उस गरीब की बात करें जो आपकी और मेरी तस्वीर को बसरिया कैमरा लोगों तक पहुंचा रहा है। उस गरीब इलेक्ट्रिशियन की बात करें जिसकी हाथों से की गई इस रोशनी की वजह से मुझे और आपको सच न्यूज पर लोग देख रहे हैं। उस गरीब की बात करें जो आपकी आपके ऑफिस के बाहर बतौर गार्ड खड़ा हुआ है। मैं यकीन करें अरसलान, मैं दुखी दिल के साथ कह रहा हूँ, मैं कोई लफाजी नहीं कर रहा। मैं खुद मिडिल क्लास का बंदा हूँ, मैं किसी एलीट क्लास का बंदा नहीं हूँ। मैंने जितनी असलियत में लोगों को आज देखा है इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। और यकीन करें कोविड के बाद पाकिस्तान पहला मुल्क था जो नॉर्मल लाइफ की तरफ आया। कोविड के बाद पाकिस्तान पहला दुनिया का मुल्क था जब प्रोडक्शन शुरू हुई। कोविड के बाद पाकिस्तान पहला सर इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान में आम आदमी के हालात आपके दौर में भी कोई बेहतर नहीं थे। आपने भी तारीखी कर्जे लिए, आपने भी आम आदमी के लिए मुश्किलात पैदा की। और अगर आप फरवरी 2022 के सर्वेज उठा के देखें तो कोई आदमी आपका टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मुश्किल में थी सर। ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि आप लोगों को अदम एतमाद का सामना करना पड़ा और फिर उसके बाद आप लोगों के हालात बेहतरी की तरफ चले गए और आप लोगों का सारा किया धरा इनके सर पड़ गया। सर इस बात को तस्लीम नहीं करते आप? अरसलान साहब, कंपैरिजन होगा तो कोई किसी दो में से किसी एक का इंतखाब करेगा। तकाबुल के बाद, कंपैरिजन के बाद तो कोई शख्स फैसला करेगा। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, जब हम गवर्नमेंट में थे लोग मोतरिस थे और उस मोतरिस करने में, उस प्रोवोक करने में, कौम को उकसाने में, कौम को भड़काने में और महंगाई का चूरन बेचने में ये वही लोग हैं जो आज इक़्तिदार में हैं। यही तो जो कौम को बताया, हम ये कहते थे कि दुनिया में खुदरी तेजी कीमतें बढ़ रही हैं, दुनिया में मुआशी बदहाली है, यही लोग कहा करते थे। लेकिन जो कीमतें 2022 फरवरी में थी, जो फरवरी 2021 में थी, आप उनका तकाबुल आज करें। जब 8 मार्च को लोग बाजवा साहब के पास जाने दे सर मुझे। जी आसिफ बाजवा साहब, सर एक तो नदीम कुरैशी साहब को रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। दूसरा सर, आप लोग अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीरियस नहीं ले रहे हैं सर। पाकिस्तान के अंदर अगर सबसे कोई मकबूल जमात है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, आप इनको क्यों नहीं टेबल के ऊपर लेकर आते और इनके साथ बैठकर बात करते? कल 1 जनवरी थी, आपको पहला तोहफा ये मिला कि पूरे मुल्क के अंदर इन्होंने इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ रैलियों का इनेकाद किया, तो क्यों करके अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं सर? इनको लाएं एक टेबल के ऊपर बैठकर बात करें इनसे। देखिए सर, मैं अर्ज करता हूँ, चूंकि इमरान न्याजी साहब को जब उनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई है, उनका रवैया अक्सर चेंज हो गया है। और कल परसों तरसों भी जब इनके MNAs गए स्पीकर साहब के पास तो उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करें
और आप वापस असम्बलियों में आ जाएं, हाउस के अंदर बैठ के आप कौम के लिए जो करना चाहते हैं अंदर बैठ के बात करें। इसके बाद सर पंजाब असम्बली है और केपी असम्बली है, ये खुद उनको तोड़ना चाह रहे हैं, हालांकि इनके पास भी 5 साल का पूरा मैंडेट है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की गवर्नमेंट ने कभी भी इनसे नहीं कहा कि आप असम्बलियों से बाहर जाएं या आप अपना किरदार अदा ना करें। नंबर 2, जो दूसरी बात है इनकी, इन्होंने वो बड़े बड़े जलसों के दावे किए, बड़े बड़े लॉन्ग मार्च की बात की, बड़े बड़े करोड़ों लाखों लोगों का समंदर की बात की। तो आपने समझ लिया, आपने देख लिया कि कहाँ पे कितनी कितनी तादाद में लोग इनके साथ। नहीं सर, वहां वहां मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि एक्चुअल के अंदर बैलेट बॉक्स ने फैसला करना होता है। अगर बैलेट बॉक्स से बल्ले के निशान के ऊपर मोहरें निकलेंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीतेंगे, तो इससे पता चलता है कि पॉपुलैरिटी ग्राफ किसका बेहतर है, आपका बेहतर है या किसी और का बेहतर है। मैं अर्ज करता हूँ, उसमें भी 8 सीटें थी, 8 में से ये 7 इनके पास हैं, एक फिर भी इनकी कम हुई है। जो इनके जीते हुए थे उनमें से एक शख्स इनका हारा है, एक सीट कम हुई है। नंबर 1। नंबर 2, तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी अगर हम चाहते हैं, जिस तरह बात की ब्रिगेडियर साहब ने कि हमें कौमी यकजहती की बात करनी चाहिए, हमें मुल्क का सोचना चाहिए, हमें पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जो इस वक्त सूरत हाल है, हमें चाहिए जाए कि हम इसके खिलाफ बात करें, हम पूरी दुनिया के मीडिया को ये तासर देने की कोशिश करें बतौर अपोजिशन पार्टी के सॉरी, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करें, आप पाकिस्तान में एडजस्टमेंट की बात ना करें, आप इनके इनके किसी भी बात पे इतबार ना करें। तो क्या ये कौमी यकजहती की बात है? हमें तो कौमी यकजहती के लिए पाकिस्तान पहले सोचना चाहिए, सियासत बाद में करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान होगा तो सियासत होगी। हमने अपनी सियासत कुर्बान की, हमने अपने वर्कर को, हमने अपने वोटर को नाराज किया, रेट्स बढ़ाए पेट्रोल के भी और डॉलर भी, जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था, जो इनके एमओयूज थे कि IMF। सर अगर सियासत कुर्बान की है तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी और कुर्बानी दे दें सर, करवा दें इलेक्शन, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आए। देखिए सर, मेरी बात सुने अरसलान साहब, बात यह है, अगर इस तरीके से अगर हर दफा ये असेंबलियों का टाइम जो है ये पहले तोड़ दी जाएंगी कि चंद लोग या अपोजिशन पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट चल नहीं सकेगी। ये एक होगा। इससे पहले जब सर आपको आपको सर 93 की गवर्नमेंट याद नहीं है सर? आप लोगों ने गुलाम खान साहब के साथ इख्तलाफात की बुनियाद पर असम्बलियां तोड़ दी थी सर, छोड़ दिया था इक्तदार। तो फिर सर मेरी बात सुने, इसके बाद मैं अर्ज करता हूं, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब की गवर्नमेंट थी तो पहले हम उनके कोलिशन पार्टी थे, और उसके बाद जब अपोजिशन में गए तो पूरी पूरी पाकिस्तान की पार्टी ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब आप असम्बलियों से रिजाइन दे दें, आप बाहर आ जाएं, ये असम्बली टूट जाएगी। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, मैं ये ऐसी रवायत नहीं डालना चाहता जो पार्लियामान को वक्त से पहले खत्म किया जाए और जमहूरी निजाम का जो है वो उसको लपेट दिया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि अब आसिफ साहब, मैंडेट का मसला है ना, उनके पास 150 के करीब सीटें हैं, आप 82 सीटें लेके इक्तदार के अंदर बैठे हुए, मसला ये है सर। देखिए सर, अगर उनके पास 150 सीटें थी तो फिर तहरीके अदम एतमाद क्यों कामयाब हुई और वो अपने साथियों को साथ नहीं रख सके? इसलिए वो माजी की गलतियां, इस्टेब्लिशमेंट का मसला। अच्छा, जब ये इक्तदार में आए, जब इनको इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करे, ठीक है, और इनका टाइम टेन्योर भी पूरा होना चाहिए। जब ये अपोजिशन में आ जाए तो फिर असम्बलियां तोड़ दें। ठीक हो गया, ब्रिगेडियर साहब के पास जाने दे, आपका नुक्ता आ गया, आपका नुक्ता आ गया सर, मुझे ब्रिगेडियर साहब के पास जाने दे। ब्रिगेडियर साहब, कल इमरान खान साहब ने एक और एतराज उठाया, उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा साहब की बाकियात अभी भी मौजूद हैं और MQM को भी इकट्ठा किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, बाप पार्टी को भी PP के अंदर शामिल किया जा रहा है। सर आप इमरान खान साहब के इस इल्जाम को कैसे देखते हैं? क्या इस्टेब्लिशमेंट अब भी अपना रोल प्ले कर रही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो एतराज़ात हैं और ये बार बार फौज के ऊपर उंगलियां उठाना जो है ये बंद होना चाहिए। ये अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी रवायत नहीं।
मैंने पहले भी कहा कि हमारी सियासत में कुछ गलत रवायतें पड़ चुकी हैं। एहतजाज का ये तरीका कि आप एक कंटेनर ले आएं, उसको कानून के मुताबिक, नेशनल हाईवे कोड का जो लॉ है उसके मुताबिक न हो और उसको चौड़ा कर लें, उसके ऊपर 60 आदमी बिठा दें और नेशनल हाईवे के ऊपर उसको 5 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चलाना शुरू कर दें, तो इस तरह ये तहत होता है। मुझे तो नजर आता है कि हमारा कानून भी मगलूब है एहतजाजी सियासत से, और उनका कोई लिमिट नहीं है कि वो क्या करते हैं। वो कानून को पामाल कर दें, शहरी जो हैं वो कत्ल हो जाएं, उनके टायरों नहीं सर, एक्चुअली एक्चुअली ये सर 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 एक्चुअली सर एक्चुअली ब्रिगेडियर साहब, ये हमें लेवरेज भी जमहूरियत ने दिया ना। डेमोक्रेसी के अंदर एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, ये राइट है। में कहीं नहीं लिखा कि आप कानून को पामाल करके सियासी एहतजाज कर सकते हैं, और हमारा कानून मगलूब नजर आता है। कानून को इग्नोर करके एक रिवाज, बल्कि सपोर्ट करके एक रिवाज डाल दिया कि लोग इस तरह लें और शहर बंद कर दें और इस्लामाबाद को बंद कर दें, रेड जोन में घुस जाएं। ये अगर जारी रहा तो दूसरी जमातें भी यही करेंगी, उनको आप कैसे रोकेंगे? तो मैं समझता हूं कि इस वक्त, दूसरी बात, कबल अज वक्त इंतखाबात, तो आइन में इसकी क्या जरूरत है? और मुल्की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, इकोनॉमी बहुत खतरनाक हालत में है। तो वतन की फिक्र करना था, क़यामत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। तो मशवरे जो आसमानों में होते हैं उनको सिर्फ आप दुआओं से ही नहीं रोक सकते, उसके लिए काम भी करना पड़ता है। हमें इस वक्त बहुत मजबूत हमें इस वक्त खतरा है, वो दोबारा जो जिन था जिसको हम दूसरों की जंग कहते रहे, वो दोबारा आ रहा है आपकी तरफ, और आपको उसका मुकाबला करना है। आपके जवान और अफसर शहीद होते हैं, और हम इस सूरत हाल के अंदर अपने मुफाद को कौमी मुफाद से बाला बाला रखें, अच्छी बात नहीं है। तो सर आपका वन लाइनर क्या है? आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कानून और आइन की धज्जियां बखेरी हैं, अपना प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च करके उन्होंने गलत काम किया। आप वन लाइनर ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे आइन में किधर लिखा है कि आप कंटेनर सड़कों पर लाकर एहतजाज करें? हमारे सर आइन में जमहूरियत में किधर लिखा एहतजाज है कि हक है आप सबका सर। टेलीविजन स्टेशन के अंदर घुस जाएं? हमारे आइन में कहाँ लिखा है कि आप सड़कों के ऊपर ऐसा हंगामा बर्पा करें कि लोगों की जिंदगी जो है वो रुक जाए, उनके मामूल रुक जाए, बच्चे स्कूल ना जा सके, मरीज अस्पताल ना जा सके? ये सियासत कहाँ से आई? हमारे आइन में किधर लिखा है कि ये एहतजाज में, ये जमहूरी हक है एहतजाज का, उसमें ये चीजें शामिल है? हमारा आइन क्यों नहीं इस चीज को रोक? सर तरीकेकार के ऊपर एतराज जरूर हो सकता है, लेकिन एहतजाज करना तो जमहूरी हक है सर। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मुल्क को इस वक्त कुतुबियत इतनी है कि अगर आप इस तरह डिमांड के ऊपर इलेक्शन करवा देंगे, कल हारने वाली पार्टी कहेगी कि अगले हफ्ते दोबारा इलेक्शन कराओ। ठीक हो गया, ये प्रेसिडेंट सेट करने की जरूरत नहीं है। मैं नदीम कुरैशी साहब के पास जाऊंगा, और नदीम कुरैशी साहब मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं। तो फिर एक बड़ा अहम सवाल, एक तो जो आप अब नई एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, ये इसका क्या एविडेंस है आपके पास जो आप इल्जामात लगा रहे हैं कि एमक्यूएम को जोड़ा जा रहा है, बाप पार्टी को उनमें दाखिल शामिल करवाया जा रहा है? ये बातें अब बंद नहीं हो जानी चाहिए। दूसरा, ब्रिगेडियर साहब को रिस्पॉन्ड कीजिएगा, वो इसको जमहूरियत नहीं कह रहे, वो कहते हैं आइन को आपने मगलूब किया हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं जी, नदीम कुरैशी साहब से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, मेरे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। नदीम कुरैशी साहब, सर क्या सबूत है आपके पास कि एमक्यूएम और बाप पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जो है वो इकट्ठी हो रही हैं और वो उधर पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं? दूसरा, आपने कहा कि बाजवा साहब जो हैं वो ही तमाम मसाइल की जिम्मेदार थे, आपको परफॉर्म उन्होंने नहीं करने दिया गया। ये बाजवा इमरान लड़ाई के अंदर सर मुल्क का नुकसान नहीं हो रहा सर? मैं अगरचे उस ठीक टैंक का हिस्सा हूँ अपनी जमात में, जो समझता है कि हम माजी के सफों को अब लपेट ही दें और हिस्ट्री मॉडरेट के ऊपर छोड़ दें और आगे बढ़े। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के साथ और बिलखुसूस पाकिस्तान के अवाम के साथ जो जुल्म किया गया, आज सब लोग उसके नताइज भुगत रहे हैं। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, जब आज इस मुल्क का, जिस रियासत में रहने वाला आम शख्स जब अजियत में होगा, सिर्फ रोटी के लिए जुर्म करेगा, तो जिम्मेदार वो सारे ताकतवर होंगे जो किसी भी सुप्तोमी सिस्टम का कोशिश। सर सवाल ये है कि जब आप लोग उनके साथ काम कर रहे थे, वर्किंग रिलेशनशिप में थे, तो आप कहते थे हम एक पेज पे हैं, हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, लेकिन आज आप अपनी तमाम नाकामियां उनके ऊपर डाल रहे हैं सर।
तो मेरे भाई, अगर किसी शख्स की किसी खातून से शादी हो जाए और बाद में हालात अच्छे ना हो और डाइवोर्स हो जाए तो खामियां तो नजर आती है। ये कौन सा कायदा कानून आपने पढ़ा दिया कि जिस शख्स की अगर आपने तारीफ की है तो उसकी उसकी किसी खामी पर उसकी बुराई नहीं कर सकते? किसने ये जुर्म की है? सर प्राइम मिनिस्टर आप थे ना, लीडर आप थे, बॉस आप थे सर। आप क्यों मगलूब रहे किसी और के? अभी ब्रिगेडियर साहब बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है, फरमा रहे थे कि जी पाकिस्तान का दस्तूर कायदा कानून, भाई ये कायदा दस्तूर कानून, ये शिकंजे, ये जेलें, ये अदालतें तो गरीब के लिए हैं, कमजोर के लिए। अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले तो विक्ट्री के निशान बनाते हैं इदारों के बाहर। ये सारे कायदे कानून ज़ाब्ते तो खरबूजा चोर के लिए हैं, भूख से मरते रोटी चुराते उस शख्स के लिए है जो अपने बच्चों के लिए किसी जगह से रोटी का टुकड़ा चुरा लेता है। ये तो साइकिल चोर के लिए सब कुछ है। मैं ये बातें करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मजबूर होकर करनी पड़ती है। इस मुल्क के साथ जो 75 साल खिलवाड़ किया गया, अभी भी वक्त है। हम जब ये भाषण सुनते हैं जी मुल्क डूब रहा है, इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे कौन होगा? मेरे या मोहम्मद बशीर भाई के इकट्ठे होने से क्या बनेगा? इकट्ठे तो वो हो ना जो जजीरे बना रहे हैं, जो अरबों के मैदान बना रहे हैं, जो सिसिलियन माफिया और अंडरवर्ल्ड डॉन है, जो मिस्टर 10% है, उनके इकट्ठे होने से कुछ बनेगा? 500,000 को हो जाएंगे तो क्या बनेगा? आज पाकिस्तान के किसी ताकतवर शख्स के हवाले से अगर कोई कोई चीजें हो जाए जो ये तो उसमें उन अफसरान को जेल डाल दिया जाता है। उस ताकतवर से कोई शख्स नहीं पूछता कि भाई आपने इतनी सैलरी और कहां से बना। अभी जो ये मैं लग रहा हूं, मुझे पता है कि गुनाह कबीरा है इस मुल्क में। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, ये आपको सर ये टाइमलाइन कैसे पता है सर? इमरान खान साहब कह रहे हैं जी पहले मुझे नाअहल करवाया जाएगा, फिर मुझे जेल में बंद किया जाएगा और मेरी किरदारकुशी की जाएगी। ये टाइमलाइन किसने बताई आपको? ये कैसे पता है? खुद से सेल्फ अज्यूम कर रहे हैं चीजें? वो सब सोशल मीडिया पर आप देखें कितने सारे ट्विटर पे बनाए गए हैं जहां रोज खबरदार किया जा रहा है इस कौम को, इस भूख मरती कौम को, इस खौफजदा कौम को, कहत के करीब ले जाने वाली इस कौम को, डिफॉल्ट करती इस कौम को कि जी इमरान खान की फलां वीडियो आने वाली है। ये मतलब आप पर पहुंचे हुए लोग जो समझते हैं कि हम सियासी नहीं कर सकते, अब उसकी किरदार कशी करें। हमारे मज़हब ने पर्दा, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा पोशी को हुक्म दिया। हमकी अखबार में बताती है कि कौम में हिजाब पैदा न करो। मैं अरसलान साहब एक अर्ज कर दूं आपको, जिस जगह लेकर जा रहे हैं ना या रात को, वो किसी शायर ने कहा था मैं आज सत पे अगर हूँ तो कुछ गुमान हो, चराग सबके बुझेंगे। जब आंधी आएगी ना ये सारे चराग बुझेंगे। ये ना समझे कि इमरान खान या इमरान खान जैसे लोग जो इस मुल्क में स्टेटस के खिलाफ जबरदस्त पाए लड़ रहे हैं, गोलियां खा। ठीक हो गया नदीम भाई, आपका मौकफ आ गया। मैं बाजवा साहब के पास जाना चाहूंगा। बाजवा साहब, क्या पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला इमरान खान साहब का करैक्टर है? इमरान खान साहब की ऑडियो वीडियोस को लीक करना ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, या आम आदमी के मसाइल को हल करना सबसे बड़ा मसला है? इमरान खान अगर माजी के अंदर कुछ गलत करते रहे हैं तो ठीक कर दें सर। आप क्यों करके आप लोग इमरान खान साहब के ऊपर स्टिक हुए हैं, मसाइल हल नहीं कर रहे, अपनी तवज्जो जो है वो एक जगह पे फोकस नहीं किया हुआ, बल्कि ड्रैग है आप लोग? देखिए बात यह है कि पीएमएलएन ने किसी किस्म की कोई ऑडियो या वीडियो लीक नहीं की, नंबर 1। नंबर 2, जब लेकिन इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि अब ये कहते हैं, नदीम कुरैशी साहब कह रहे थे, फरमा रहे थे कि इस्लाम में कहते हैं पर्दापोशी करें। तो जो रियासत मदीना वाले थे, जो आज की इनकी वीडियो लीक्स हो रही हैं या जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, क्या रियासत मदीना में ऐसा होता था? कैसी कैसी ये बातें और कैसे कैसे ये ऐसे करते थे कि मुझे तो अल्लाह ताला ऐसे तरबियत दे रहा है जैसे किसी पैगंबर को तरबियत दी जाती है। और ये कहना कि जो उसको कहना कि आप हाजी उम्रे के लिए नहीं जा सकते, हाजी उम्रे से ये बेहतर है। और ये कहना कि अगर इमरान खान की कोई मुखालफत करता है तो ये शिरक है। ये सब जो डिफाइन किया, जो डेफिनेशन आई रियासत मदीना की बाबत, या जो शख्स रियासत मदीना में उतर के तो नंगे पांव जाता है तो फिर उसका करैक्टर ये है, तो क्या अवाम को ये हक हासिल नहीं है कि अवाम उसमें बात ही कभी ना कर सके? ये कहते हैं कि अगर हम में कोई गलती है, कोई इमरान खान करनाजी के करैक्टर में कोई ऐसी बात है तो उसके ऊपर वह मिट्टी डाल दो। भाई जिन्होंने जो आपके अगर ये सर करैक्टर में क्या मसला है और क्या नहीं, ये आपका मसला होना चाहिए।
मसला इकोनॉमी का है, मसला पाकिस्तान की सालमियत का है, मसला पाकिस्तान में दहशतगर्दी को कंट्रोल करने का है, मसला सीपैक को शुरू करने का है, मसला इंडिया ने जो कश्मीर पे कब्जा किया है उसको छुड़ाने का है, मसला तो जो पाकिस्तान के गरीब अवाम है। तो सर फिर इस पे ध्यान देना, आप क्यों करके फिर ऐसी फजूल चीजें जो हैं वो पब्लिक में आ रही हैं और फिर उनके ऊपर कमेंट किया जा रहा है। ये बता सकते हैं अरसलान साहब कि कौन सी ऑडियो या वीडियो जो है जो इमरान न्याजी साहब के मुतल्लिक थी हमने रिलीज की है, या अगर वो ऑडियो लीक हुई है तो इनकी वजह से हुई है, इन्होंने लीक्स की है कि या जब ये कोई ऐसा काम करते थे तो ये हमें पीएमएलएन को बता के करते थे कि ये मैं कर रहा हूं, आप इसकी रिकॉर्डिंग कर लें। ये खुद ही काम करने वाले, खुद ही गुफ्तगू करने वाले, खुद ही लीक करने वाले पीएमएलएन का या इस की पीडीएम का इससे क्या लेना देना सर? आपका क्या लेना देना, ठीक हो गया। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा ब्रिगेडियर साहब। सर क्या इन दोनों जमातों का कोई लेना देना नहीं है? एक दूसरे की ऑडियो वीडियोस के ऊपर बातचीत हो रही है, कमेंट किए जा रहे हैं। बुशरा बीबी खातून खाना है, उनकी ऑडियोज लीक हो रही हैं, उसके ऊपर कमेंट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सर बस यही मसाइल रह गए? पाकिस्तान की सियासत अब जातियात के गिर्द घूमेगी? आपने सही नुक्ता उठाया है। असल में तो हुकूमत का काम अवाम की बहबूद है और मुल्क चलाना है, मुल्क का नज़्म व नस्क और कानून कायम रखना है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से सियासत में ऐसा रिवाज पड़ गया है कि अपना मुफाद मुल्क के मुफाद से बालातर रखते हैं और उसके लिए इखलाकियात की किसी भी गिरी हुई लिमिट से ज्यादा नीचे चले जाते हैं। अब ये जो वीडियोस का और ऑडियोज का जो सिलसिला चल रहा है, ये भी बड़ी एक मुल्क के लिए बदकिस्मती है कि ऐसे लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया, उनकी सदाकत और अमानत का ये हाल है। क्योंकि हुकूमत जब आपको मिलती है तो ये भी अल्लाह की तरफ से आपको एक अमानत दी गई है, आपने उसको ठीक तरह चलाना है। इस अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। और अगर हमने इस तरह के वाकयात जो हैं, इन्होंने तो मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए भी मुश्किल पैदा कर दी। सर वो तो एक स्टोरी ये भी आ रही है कि जनरल बाजवा ने उनको एनआरओ लेने में कोई मदद फराम की। मैं ये कहता हूं कि जब इनको चांस मिला आर्मी चीफ लगाने का 2019 में, तो इन्होंने आर्मी चीफ लगाने की बजाय एक्सटेंशन दे दी पुराने आर्मी चीफ को। क्यों दी एक्सटेंशन? उससे पहले बड़े भाषण दिए थे टेलीविजन के ऊपर कि मैं एक्सटेंशन किसी सूरत में नहीं दूंगा। अब जाने वाले चीफ के ऊपर हम इल्जाम लगाते हैं जजीरों के, जिसको हम साबित नहीं कर सकते हैं। ये साबित करें। अगर जजीरों की इशारों कनाइयों में बातें हैं ना, इशारों कनाइयों में, तो फिर इशारों में ये जो हुनर फिर कहां से सीखा है इन्होंने इशारों में बातें करने का? आप जजीरे का इल्जाम लगा रहे हैं, आप प्रूव करें कि आर्मी चीफ के पास फला मुल्क के अंदर जजीरा है। और अगर ना प्रूव हुआ तो फिर ऐसे शख्स को मेरा ख्याल है कि उम्र कैद कम से कम होनी चाहिए जो ये इल्जाम लगाए। आपने मजाक बना लिया अपनी फौज का। आपको ये पता नहीं है कि आपने दहशतगर्दी की लड़ाई लड़नी है। आप फौज की लड़ी हुई लड़ाइयों को कहते हैं जिसमें मुल्क को बचाया गया, आप कहते हैं किसी और की जंग थी। आपकी उस सूबे पे हुकूमत है जिसके अंदर दहशतगर्दी दोबारा औद कर आ रही है। तो ये बातें हमें अपने अपने गिरबान में देखनी चाहिए। सर वो तो मिसाल दी नदीम भाई ने कि मियां बीवी में भी तो लड़ाई हो जाती है, इख्तलाफात को बाद में उजागर किया जाता है। जी हाँ, तो फिर इसका नतीजा क्या होगा? क्या हमारी हुकूमत चल सकेगी? हम आज इलेक्शन करा दें इनकी डिमांड पर, कल दूसरी पार्टी कहेगी कि जी मेरी डिमांड पे दोबारा इलेक्शन कराओ। क्या हम इलेक्शन ही कराते चले जाएंगे? क्या इस मुल्क में तरक्की नहीं होगी? क्या हम जो हमें फेवर मिले हम गलत? सर इस बात से तो आप यहां तक इत्तफाक करते हैं ना कि 2018 की असेंबली सिलेक्टेड असेंबली थी। जी, 2018 के अंदर जो असेंबली बनी उसको सबने कबूल किया, उसने हुकूमत चलाई और उसने जो लेकिन सर अल्टीमेटली सर उसके बेनिफिशियरी इमरान खान थे। और अब जो खबरें आ रही हैं जनरल बाजवा साहब को लिंक करके, उसमें तो यही था कि वो मैनेज किया गया था। इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए उनको सीटें दिलवाई गई थी। बात है, अगर मैनेज किया गया था तो गलत किया गया था। फौज को कोई हक नहीं है कि सियासत को मैनेज करे या इलेक्शंस को मैनेज करे। अब अगर तमाम स्टेक होल्डर्स ये बैठकर बात तय कर ले कि माजी में जो हुआ वो गलत हुआ और अब गाजी की गलतियों को नहीं दोहराना, एस्टेब्लिशमेंट भी ये कह दे कि हम न्यूट्रल हैं और साफ और शफाफ इंतखाबात हो जाएं,
तो यकीनन उससे एक ऐसी असेंबली जन्म लेगी जो हकीकत में अवामी नुमाइंदा होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा हो जाए तो फिर और क्या चाहिए पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मेरी नाकस जो नज़र है उसके अंदर ऐसा होना मुश्किल है। जो इस वक्त हमारी सियासत में रिवाज पड़ चुके हैं, जो सदाकत और अमानत का डेमोन्स्ट्रेशन का नमूना हमने दुनिया के सामने पेश किया है, उसकी वजह से मुझे नजर नहीं आता। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है, इलेक्शन ठीक हो गया, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। सर ब्रिगेड साहब आपका बहुत शुक्रिया, नदीम कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आसिफ बाजवा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन के आपने प्रोग्राम देखा, आपसे कल मुलाकात होगी, कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।